नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है और हो सकता है कि बहुत लोग इसे पसंद ही ना करें, लेकिन फिर भी मुझे जो कहना है वो मैं ज़रूर कह के रहूँगी। बिकॉज आई फील रिस्पॉन्सिबल कि मुझे अगर कुछ पता है तो वो जानकारी मुझे दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, राइट? और वैसे भी जब बात पूरी ह्यूमैनिटी की है, पूरी इंसानियत की है और जिस चीज़ से हम सब इंसान प्रभावित हो रहे हैं वो चीज़ हमें सबके सामने रखनी चाहिए, राइट? सो अवेयरनेस इज पावर। तो शुरू करते हैं। जो बात करने जा रही हूँ वो है ट्रांसजेंडर। तो जो ट्रांसजेंडर है आजकल बहुत देखने को आ रहा है, ट्रांस मेल, ट्रांस फीमेल, राइट? जो ट्रांसजेंडर, अगर आपको नहीं पता है तो आपकी सुविधा के लिए बता दूं, ये वो जेंडर है जिसमें एक मर्द को लगता है कि वो एक औरत है जो कि मर्द की बॉडी में ट्रैप्ड है, तो वो अपने आप को एक औरत समझने लगता है और वो औरतों की तरह कपड़े पहनता है और औरतों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतें खुद को मर्द समझने लगती हैं, वो मर्दों जैसे कपड़े पहनने लगती हैं, मर्दों जैसे बिहेव करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक समझने वाली बात ये है कि एक औरत अगर मर्द के कपड़े पहनने लगे और उसकी तरह एक्ट करने लगे, बिहेव करने लगे, फिर भी एक औरत औरत ही रहती है, वो मर्द नहीं बनती, राइट? उसी प्रकार से अगर एक मर्द औरतों के कपड़े पहनने लगे, औरतों की तरह एक्ट करने लगे, बिहेव करने लगे, तब भी वो मर्द ही रहता है, वो एक औरत नहीं बनता, राइट? अब क्या है, इस केस में बहुत लोग सर्जरीज करवाते हैं अपने शरीर को चेंज करने के लिए भी, लेकिन तब भी जो मर्द के हार्मोन्स हैं वो उस बॉडी में मर्द के ही रहते हैं, चाहे वो बाहर से आउटर अपीयरेंस उसकी चेंज करवा ले। और जो औरत के हार्मोन्स हैं वो औरत के ही रहते हैं। नो मैटर जितना मर्जी वो रिस्क ले ले, वो हार्मोनल शॉट्स ले ले, लेकिन बायोलॉजिकली जो हमारी बॉडी जिस तरह से डिज़ाइन की है उस ईश्वर ने, वो वैसे ही रहती है। ओके, तो आज मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, आइए मैं बताती हूँ। How the hell does our existence as trans people affect your life? तो अभी आपने ये फुटेज देखी जिसमें ये व्यक्ति बोल रहा है कि हम ट्रांस लोग हैं और हमारी एग्जिस्टेंस से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। Shawty came from Mexico, she know she got the sweet stuff. Shawty came from Mexico, she know she got the sweet stuff. Shawty came from Mexico, she know she got the sweet stuff. Shawty came from Mexico, she know she got the Hi, it's me, Patagonia, a real-life homosexual. And today I'm here with the North Face. We are here to invite you to come out in nature with us. Wow, this is nice. We like to call this little tour the Summer of Pride. This tour has everything. Hiking, community, art, lesbians making art. Last year, we gay sashayed across the nation and celebrated Pride across the nation with hundreds of you across the nation. This year, we're back again with 2 new stops. Atlanta, GA. Why? Because you're there. In Salt Lake City, we're coming for you. Hey, do we go? Of course. This year, all these fabulous speakers will be coming from inside this TV to a nature near you. So come outside and celebrate the beautiful LGHGTV community. That's pretty gay. राइट? वो मैं बताती हूँ कि हमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास मेरी बातों को सपोर्ट करने के लिए जो फुटेज है वो इंग्लिश में रहेगी, लेकिन वो मैं आपको हिंदी में समझाती रहूँगी। तो हमें ये प्रॉब्लम है कि चाहे आप अपना जेंडर चेंज कर लें, फिर भी एक मर्द मर्द ही रहता है, एक औरत औरत ही रहती है। आप एक मर्द होने के बावजूद जब खुद को एक औरत कहते हैं, औरतों के बाथरूम का एक्सेस मांगते हैं और लीगली आपको वो एक्सेस अगर दे भी दिया जाता है, तब भी आपके पास मेल जेनिटल्स हैं, आप उस बाथरूम में जाते हैं, वहीं पर औरत का बलात्कार करते हैं, उसको प्रेग्नेंट करते हैं और आप आराम से इससे साफ बच के निकल भी जाते हैं, राइट? वहीं पर अब मैं बताऊं कि जो बायोलॉजिकल औरत है, एक बायोलॉजिकल औरत दूसरी बायोलॉजिकल औरत को प्रेग्नेंट नहीं कर सकती। तो अगर आप एक औरत बनने के बाद भी एक औरत को प्रेग्नेंट कर पा रहे हैं, तो देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग। ये आपकी मेंटल इलनेस है जिसे आपको ट्रीट करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और ये मेंटल इलनेस सिर्फ इसी लेवल पे हमें प्रभावित नहीं कर रही है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मर्द जब औरत खुद को औरत समझते हैं, औरत के भेस में आते हैं, तो ये एक्सेस मांगते हैं, लीगल एक्सेस टू वुमेन्स गेम, जो औरतों का गेम और स्पोर्ट है, उसमें इनको एक्सेस चाहिए, उसमें इनको पार्टिसिपेट करना है।
अब मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर की रेस में एक वहाँ पे 10 औरतें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वहीं पे एक मर्द जो खुद को औरत कहता है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, 11वां पार्टिसिपेंट है, तो जीतने के ज़्यादा चांसेस किसके हैं? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ऑब्वियसली एक मर्द जो फिजिकली हर एंगल से औरत से स्ट्रांग है वही इस रेस को जीतेगा। तो अब इनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है? My name is Leah Thomas. I'm a transgender woman, a former college swimmer, and the first trans athlete to be named Division I NCAA champion. I started swimming when I was 5 years old, and it's taught me so much. It's given me so many opportunities to learn, grow, develop, and connect with my peers. Opportunities that I wouldn't have gotten if I didn't have access to athletics. That's why it breaks my heart to see trans kids across the country lose out on these opportunities. The Department of Education has proposed a new rule for Title IX regarding transgender athletes. This rule would prohibit blanket bans on transgender kids, especially in grades K through 8. However, it would not prohibit discrimination against trans kids in the high school and college levels under the guise of competitive fairness. This rule is a good start, however, it is not enough. During this time of intense anti-trans backlash, the trans community needs explicit protections from discrimination in order to live our lives freely and equally. Luckily, this rule is not final. We have a 30-day period to urge the Biden administration to amend the rule and grant equal protection for all transgender kids, because all trans Recently, I've been traveling all across the country to speak to college campuses about my experience competing against a biological male and why I think it's crucial to protect women's sports and women's spaces. So that's exactly what I did at San Francisco State University. But upon my arrival, I was met with a mob of left-leaning protesters who ambushed me, who held me hostage, who held me for ransom. Colleges and universities used to be the home place of freedom of thought, freedom of expression. We've now seen this well-established phenomenon where colleges and universities are the place where if a conservative shows up to express him or herself, there often is a mob and the person's life is in danger. I mean, what I saw, what I dealt with, what I continue to deal with, I don't even know a good word for it. That experience was truly traumatic, and I definitely feared for my life in those hours that I was barricaded behind this door. Of course, the majority of people know this is wrong, but it's just the people who are willing to say so. औरतों की टेरिटरी में घुस के ही औरतों को हराया जाए, राइट? और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि इस सोसाइटी में इम्बैलेंस लाया जा सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में, स्पेशली इस 3D अर्थ पे जो हमारी 3D रियलिटी है, सब कुछ पोलैरिटीज पे बेस्ड है, सब कुछ द्वैत है, सब कुछ दो है, राइट? दिन है तो रात है, मर्द है तो औरत है, सुख है दुख है, हर चीज़ दो भागों में बनाई है उस रचयिता ने। और ये क्यों बनाई है? ताकि हम इन दो में बैलेंस करना सीखें, और ये बैलेंस रहेगा तभी सृष्टि आगे बढ़ेगी। अब आप देखें कि एक मर्द और औरत के मिलन से ही तो एक नया जीवन उत्पन्न होता है, एक बच्चा इस दुनिया में आता है, राइट? अब अगर ये ट्रांसजेंडर जब ये शादी करें, ये विवाह करें, अगर एक मर्द से विवाह करे और एक औरत से विवाह करे, तो क्या ऑर्गेनिक बच्चे पैदा होंगे? दूसरी तरफ अगर हम इस पक्ष को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख भी दें और देखें कि ठीक है, इन्होंने विवाह किया और इन्होंने बच्चा गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो उस सिलसिले में भी उस बच्चे को पालने वाली कोख एक औरत की थी और उसमें बीज एक मर्द का था। यही कुदरत का नियम है, और इसी प्रकार से ऑर्गेनिक लाइफ इस धरती पे पैदा होती है। तो ये ट्रांस एजेंडा जो इतना हार्डली पुश किया जा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जो कि है हम आम लोगों को, नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स को एक्सटिंक्शन की तरफ लेके जाना, मतलब खात्मे की तरफ लेके जाना। हमने इतिहास में पढ़ा है कि पुरानी कितनी सभ्यताएं समाप्त हो चुकी हैं, तो अब उनका पूरा एजेंडा है कि इंसानी सभ्यता भी समाप्त हो जाए। तो इसीलिए आप देखें कि AI भी इतना आगे आ रहा है। जब नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स नहीं पैदा होंगे, पैदा होने बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा? AI will take over the entire world. यहाँ पे ह्यूमंस नहीं होंगे, क्लोन्स होंगे, हर तरफ AI होगा। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम इंसान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हम ही लोग अफेक्टेड नहीं हैं, मैं आपको जो फुटेज दिखाने जा रही हूँ, इसे ध्यान से देखिए। जी हाँ, इस फुटेज में वो कह रहे हैं वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रन, मतलब कि वो अब हमारे बच्चों को प्रभावित करने के लिए आ रहे हैं।
हमारे बच्चे जो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे जीवन का आधार हैं, जो हमारे भविष्य का आधार हैं, अब ये लोग उनका माइंड इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ये नॉर्मल करना चाहते हैं, बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि अपना जेंडर वो खुद चूज कर सकते हैं। आप ही बताइए। I don't know who needs to hear this, but Drag Story Hour is not targeting children. Drag Story Hour is saving children. Now, hear me out. Let's say you're a parent and you have a child who maybe doesn't fit in. Maybe they're being bullied at school. Maybe your little boy likes to play with dolls. Maybe your little girl wants you to call her by a boy's name. This happens. And sometimes even people in your own family don't understand it and they don't accept it. So maybe as a parent who loves their child, you want to bring them to a place where they can feel safe, where they don't feel like they're so weird and they don't feel like they're going to go to hell because they're different and they won't be bullied, but where they can hear stories about people like them, where they can hear beautiful stories about acceptance and love, read to them by entertaining, colorful clowns for the fun of it. Maybe just once it'd be nice to let these kids go to a place where they feel like everything's going to be okay. That's what Drag Story Hour is. Parents bringing their children to a library, to a school, to a bookstore. No one is kidnapping children. No one is targeting children. These parents have decided to bring their children to Drag Story Hour. So please stop saying that drag queens are targeting children. I personally don't even really like them that much. Thank you. क्या ये सही है? क्या आप और हम अपना जेंडर खुद चूज कर सकते हैं? तो उस विधाता ने, उस रचयिता ने जिस प्रकार से हमें रचा है, तो क्या वो गलत है? ये सारे सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि नॉलेज इज़ पावर, अवेयरनेस इज़ पावर, और वो अवेयरनेस हमें अगर होगी तभी हम सही एक्शन लेंगे। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है सोशल मीडिया पे, जब भी कोई दो ट्रांस लोग जिन्होंने आपस में विवाह किया हुआ है, जो सेम जेंडर के हैं, अगर वो कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो नीचे मैसेजेस का सैलाब आ जाता है कि मुबारक हो, आपकी फैमिली में एक नया जीव जुड़ा है, आपको कंग्रेचुलेशंस, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये सब क्या है, ये मैंने आपको पूरी वीडियो में समझा दिया, और वो देख के मुझे लगा कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे फिर अगर हमें नॉलेज नहीं है, हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे कल्परेट, गुनहगार हम भी हैं। कल को जो हमारे बच्चे फेस करेंगे उसके लिए गुनहगार हम भी हैं। तो अगर हमें अपना कल संभालना है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है और ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना है, इसे बचाना है, तो हमें आज सही और सटीक एक्शंस लेने होंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो ने आपको इंसाइट दी होगी। यदि अभी फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, stay in high vibes, and remember, let your consciousness fly high because the sky is to fly. Namaste. I've been called a groomer, I've been called a pedophile, and I am neither of those things. I live in a society that's going to call me that just because I do this, because I wear a bra in front of children or something like that. Alright, well my name is Vivi Majesty. I am doing a Drag Story Hour for Drag Story Hour DMV. I read 2 fabulous books that talk about diversity, about inclusion, you know, all the good things that pride and community is about. And what do you hope the kids learn from this? I just hope that they know it's okay to be themselves, even if themselves mean it's a little bit outside of the norm, right out of the status quo. And then you were saying that, like, you know, it's not sexual or anything like that. But you're a biological man, right? And you're wearing like a bra and stuff, and you're sitting in front of the kids. Do you think that's not sexual, or to be like dressing as another gender, or wearing like a bra in front of the kids? I think sexualizing stuff like gender like that is a little ridiculous. I mean, honestly, I don't think so. I am like mostly covered up. I think like if we're gonna go there, like we can talk about like beaches and like how like people are literally showing skin. I am showing like skin, I guess, but it is like, you know, it isn't in a sexual way. Like I'm not like undressing in front of the kids. Like, you know, like I was like feeling a little self-conscious about like the bra choice especially. Right. Although like I kind of like, okay, like I'm covered with this here, like I have a necklace covering like this general area. Because I try to be very wary about that kind of stuff, because that is the pushback right now. Right. That's like, you know, how are these queens gonna present themselves in front of these kids? But for me, it's like I try to like, you know, I create a character that's like kid friendly.